नमस्कार। आज से हम लोग करंट अफेयर का एक सेक्शन शुरू कर रहे हैं मई से मई मतलब मई 2023 से लेकर मई 2024 तक। बहुत सारे बच्चों को हमेशा लगता है कि आखिर एक का हर चीज़ मिल जाए। एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है। पहले यूपीएससी है, फिर यूपीपीसीएस है, फिर बीपीएससी है। उन सभी को ध्यान में रख करके ये करंट अफेयर तैयार किया गया। बहुत सारे इम्पोर्टेंट मैगजीन है, चाहे वो हिंदू, सबको ध्यान में रख करके तैयार किया गया। आज हम लोग मई के करंट अफेयर को डिस्कस करें, मई 2023। वहाँ से बेसिकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के फॉर्म में, मतलब वो हर चीज, वो हर बिंदु जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्या कुछ टॉपिक्स, उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्या किया है, एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन तैयार किया है आपकी। बहुत ही उपयोगी रहेगा ये आपके लिए, और हम लोग बाकायदा उससे डिस्कस भी करें। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखें कि सेक्शन वाइज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर का आईआर यानी नेशनल, इससे संबंधित क्वेश्चन आज डिस्कस किए जाएंगे मई के। इसी ढंग से आगे जून, जुलाई, अगस्त इस ढंग से होंगे। फिर अदर सेक्शन अदर टीचर्स के द्वारा भी किए जाएंगे। आप देखते रहिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है कि 2023 में मई के महीने इंटरपोल की बहुत चर्चा हुई थी, बहुत सारे मैगजीन्स में और उस समय न्यूज़पेपर्स में। तो उसी से संबंधित पहला क्वेश्चन है, जरा इसको देख लिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी निम्नलिखित इंटरपोल से संबंधित जो क्वेश्चंस है उस पर आप विचार कीजिए। चलिए इंटरपोल, पहला पॉइंट है, इंटरपोल इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प पुलिस फोर्सेस इन ऑल द मेंबर कंट्रीज टू बेटर कोऑर्डिनेट देयर एक्शन। मतलब इंटरपोल एक अंतर सरकारीय संगठन है जो सभी सदस्य देशों में पुलिस बलों को उनके कार्यों को बेहतर ढंग से समन्वित करने में मदद कर। पहला लाइन, यानी इसमें जो आपको पकड़ना है सबसे बड़ी बात, अंतर सर है ना, सरकारी संगठन यानी इंटर गवर्नमेंटल संगठन। और ये क्या करता है, सदस्य देशों में पुलिस बलों को के कार्यों को बेहतर ढंग से करने में समन्वित मदद कर। दूसरा जो है उसको जरा देखा, इसका एक महासचिव होता है, हेड, यानी सेक्रेटरी जनरल इसका हेड होता है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, यानी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऐसा दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा है, इट इशू रेड नोटिस आरएन दैट अलर्ट द पुलिस फोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड अबाउट फ्यूगिटिव्स हु आर वांटेड इंटरनेशनली। मतलब यह एक रेड नोटिस जारी करता है, रेड नोटिस जारी करता है जो दुनिया भर के पुलिस बलों को उन भगौड़ों के बारे में सचेत करता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी मांग है। तो याद रखेंगे इस दो, इसमें जो ऑप्शन है आप देख रहे होंगे नीचे, तो मैं सीधा आंसर पर आ जाऊं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 और 3 यानी बी। पहला बिल्कुल सही है, ये इंटर है ना, अंतर सरकारीय संगठन है जो सदस्य देश में पुलिस बलों को कार्यों को बेहतर ढंग से, जहां कोई भी देश हो वहां का जो पुलिस है वहां को वो अच्छे तरीके से और कार्य कर सके, को मदद करता है और बेहतर समन्वय हो सके। दूसरा ये भी पॉइंट सही है, यह एक नोटिस जारी करता है, रेड नोटिस कहा जाता है, जो यह बताता है, किसी भी देश को सूचित करता है कि यह जो व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट या जिसके लिए नोटिस लाया जाता है, यह बताने का प्रयास होता है इंटरपोल के द्वारा कि यह व्यक्ति जो है संदिग्ध है, सस्पिशियस है, और आप इससे सचेत रहें। यहाँ पर इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे, रेड नोटिस है, ये कोई एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय वारंट नहीं। तब इस बात को आप समझ लीजिए, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय वारंट नहीं होता, ठीक है, कि जिसके खिलाफ निकला है उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए, ऐसा नहीं है। वारंट नहीं है, लेकिन सचेत जरूर करना है। दूसरा पॉइंट एक बात और भी है, वो यह है कि रेड नोटिस बाकायदा उसके लिए निकाला जाता है, जैसे मान लो कोई सजा प्राप्त करने वाला व्यक्ति को सजा हो गई हो और वह भाग गया हो, किसी दूसरे देश में चला गया, तब यह नोटिस
जहां पर वो सजा प्राप्त कर रहा है, वह कहता है इंटरपोल को कि आप निकालिए। यहाँ पर आप एक बात जरूर ध्यान रखें, तो यह है कि यह जो रेड नोटिस है, इसको मैं आपसे कहूँ को भी जरा ध्यान में रखा जाए। यह जो रेड नोटिस है, ये बेसिकली इंटरपोल खुद नहीं जारी करता है। ये नहीं कि अपने मन से किसी के द्वारा इंटरपोल प्रकाशित कर, कोई देश इंटरपोल को कहेगा कि आप ऐसा कीजिए। जिस देश से वो भागा है या जिस देश का वो व्यक्ति है, वह तो कह ही सकता है, लेकिन वह व्यक्ति भी, वह देश भी कह सकता है जब अपराध किया है। मान लेते हैं कोई इंडिया का है, इंडिया का सिटीजन है, तो कुछ गलत काम कर रहा है, तो इंडिया इंटरपोल को कहेगा कि आप रेड नोटिस जारी करें। साथ ही साथ यदि वह कोई भारतीय व्यक्ति या कोई किसी का भी व्यक्ति तीसरे देश में जाकर अपराध कर दे, भारत का व्यक्ति देश में अपराध कर दे, तो वह देश का व्यक्ति भी, और वहां से वो भाग जाए, वह देश का व्यक्ति इंटरपोल को आप रेड नोटिस जारी करें। लेकिन मैं फिर कह देता हूं, ये इंटरनेशनल वारंट नहीं कि आपके खिलाफ वारंट आ गया और आपको गिरफ्तार किया जाए, ऐसा नहीं है। दूसरा पॉइंट, इस बात को आप बखूबी जान लें भैया है, तो भी आप अच्छे तरीके से जान लें तो ज्यादा अच्छा होगा। और जारी किसके लिए किया था? मान लो कोई सजा प्राप्त व्यक्ति है, भाग गया हो भगौड़ा, या किसी पर मुकदमा चल रहा था, वह भाग गया, सबके लिए जारी किया जाए। एक बात यह जरूर है कि इसका सचिवालय होता है जो दिन प्रतिदिन के कार्य को देखता है, और ये सचिवालय जैसा ऑप्शन में जिनेवा था, बिल्कुल नहीं है। इसका जो सचिवालय है वो लियोन फ्रांस में, बात को आप ध्यान रखें, कहां पर है? लियोन फ्रांस में, एकदम बात को ध्यान रखें। अच्छा, एक बात और भी है, इंटरपोल सभी देशों में, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसकी अपनी कोई फोर्स नहीं होती है, कोई अपना फोर्स नहीं है इंटरपोल। क्या होता है कि इंटरपोल प्रत्येक देश में, जितने भी देश हैं, उस देश में राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो, एनसीबी, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, सभी देश में इंटरपोल क्या करता है, एक सभी देश में राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो यानी नेशनल सेंट्रल ब्यूरो को स्टैब्लिश करता है। और यही ब्यूरो क्या करता है, किस भी देश में से, मान लो भारत में यह स्टैब्लिश हुआ है, ये अमेरिका में है, सब देश में, सभी देश में, मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया है, प्रत्येक देश में इंटरपोल यह स्टैब्लिश करता है, वही इंटरपोल की ओर से काम करता है। अब इसमें कौन लोग होते हैं? तो ये वहीं के लोग होते हैं, वहीं के पुलिस अधिकारी होते हैं, कोई अलग नहीं होता है। वहीं के कुछ पुलिस अधिकारी या पुलिस महकमे के लोगों को मिला करके बनाई जाती है। इसके लिए अपॉइंटमेंट नहीं किया था इंटरपोल के द्वारा, वहीं के पुलिस अधिकारियों के द्वारा ये बनाया था। इस बात का ध्यान रखें। भारत में जो ये है, इंटरपोल के लिए जो एनसीबी का कार्य करता है, वह सीबीआई करता है, इस बात को ध्यान में रखें। और यह किसके अंडर में आता है? पूरा जो राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है, यह आता है सरकारी मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंतर्गत में। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न पर आते हैं, आए दिन यह न्यूज में रहता है, जरा देखिए। न्यूज है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। वित्तीय कार्रवाई बल, आपको पता होगा FATF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। क्या है पहला, जरा देखा जाए। इंटरनेशनल एक्शन टास्क फोर्स इज अ यूनाइटेड नेशन यानी UN affiliated watching dog monitoring money laundering, terror financing and other threat to the global finance network। हिंदी में कहें, ये जो FATA है, यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, उससे संबंधित एक निगरानी संस्था है, जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्तीय पोषण और वैश्विक वित्तीय नेटवर्क के लिए अन्य खतरों की निगरानी करता है। ये हम लोगों का पहला जो स्टेटमेंट है वह है। दूसरा बाकायदा यह है कि दूसरा है कि FATA ग्रे लिस्ट जारी करता है, ग्रे लिस्ट इंटरनेशनल फाइनेंस एंड बैंकिंग सिस्टम दैट दे आर इंक्रीज रिस्क, देयर आर इंक्रीज रिस्क इन द ट्रांजैक्टिंग विद द कंट्री इन द ग्रे लिस्ट। बाकायदा FATA जो होता है ग्रे, FATA की ग्रे सूची अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और बैंकिंग प्रणालियों को संकेत देता है, ग्रे सूची में शामिल किसी देश के साथ लेन देन में जोखिम बढ़ सकता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, टू गेट आउट फ्रॉम द ग्रे लिस्ट
the country has to fulfill tasks recommended by the FATF, such as confiscating the properties of the individual associated with the terrorist group. यदि किसी देश को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना है, उसके लिए देश को FATA द्वारा अनुशासित कार्यों को पूरा करना होगा, जैसे आतंकवादी समूह से जुड़े हुए व्यक्तियों की संपत्तियों को जब्त करना। तो इसमें 3 चीजें, ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है। इसमें आप इस बात को जान लीजिए, ये बिल्कुल गलत है कि FATA है ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, यह नहीं है। बाकी यह दोनों बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट तो यह है कि यह ग्रे लिस्ट में यदि कोई कंट्री आ जाता है, से FATA के ग्रे लिस्ट में यदि कोई आ गया है, तो वह बताता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप उस देश में बैंकिंग सेक्टर को या किसी भी चीज को बताता है कि आप उस देश में लेन देन कम कीजिए, क्योंकि जोखिम है देश में करना। दूसरा पॉइंट है, यदि ग्रे लिस्ट से किसी को बाहर निकलना है, किसी कंट्री को बाकायदा जो भी FATA में कहा गया है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। खासकर यदि आपके यहाँ से कोई चीज, कोई पैसा आतंकवाद के लिए दिया जा रहा हो। आपको पता होगा कि पाकिस्तान हाल ही में ग्रे लिस्ट में गया था और बाहर निकला। पहली बात तो जान लीजिए कि जो FATA था ये अस्तित्व आया था, साइन इसके लिए किया गया था 1989 और ये इफेक्टिव हुआ है 1990। ये 39 मेंबर बॉडी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आउट ऑफ 39 मेंबर देयर आर 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, एक यूरोपियन कमीशन है और दूसरा गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है। यहाँ पर आप ध्यान रखें। कुछ कंट्री हैं आप देख सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, ब्राजील है, कनाडा है। ऐसे ऐसे करके आप इसको चाहे तो रोक करके, पॉज करके आप इसको सब देख सकते हैं। यहाँ पर आप इस बात को भी ध्यान रखें, इंडिया भी इसका पार्ट है। 39 कंट्री में इंडिया भी है, इसको भी ध्यान रखें। इसराइल भी है, इसको भी ध्यान रखें। इसराइल भी है और इंडिया भी है। आगे देखिए, और ये बात सच है। आगे देखिए, पहले शुरुआत में FATA जो आया था, इसको FATA को लाने का मूल मकसद शुरुआत में यह था कि सदस्य देशों को यह पता चले कहां पर उसे इन्वेस्ट करना है या कहां से व्यापार करना है। ऐसा तो पर्टिकुलर देश में फाइनेंशियल क्राइसिस और हम वहां चले, तो जो रिस्क था, फाइनेंशियल रिस्क था, उसको कम करने के लिए FATA को लाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ध्यान रखें, 9/11 की घटना जो हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आक्रमण हुआ था USA का, के बाद FATA में को एक्सपेंड कर दिया गया है और इसमें अब टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी जोड़ दिया गया। मतलब आप उस देश को भी एक तरह से कहा जाए इसमें लाया गया, वैसे देशों को भी लाया गया जो टेररिस्ट फाइनेंस करते हैं, टेररिस्ट को पैसा देते हैं, उसको भी लाया गया। फिर अप्रैल 2012 में इसमें और अफेक्ट एक और चीज जोड़ा गया, ऐसे पैसे को जोड़ा गया जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो, ऐसे को भी जोड़ा गया। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई देश हो या कोई ग्रुप हो जो मास डिस्ट्रक्शन, मतलब कि ऐसी हथियार को बना रहा हो जिससे एक साथ ही बहुत लोग मारे जाए। ऐसे चीजों के लिए भी कोशिश किया जाएगा कि उन तक पैसा न पहुंचे। पहली बात तो शुरुआत में लाया गया इसलिए क्योंकि देश में या उस जगह पर इन्वेस्ट न किया जाए, रिस्क है। उसके बाद ऐसे देश तक भी पैसा न पहुंचे जो आतंकवाद को फाइनेंसिंग कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप को न पहुंचे। और तीसरा, ऐसी जगह भी न पैसा पहुंचे जो मास डिस्ट्रक्शन वाला वेपन बना रहे हो, ऐसे। ठीक है, इसके लिए FATA लाया गया था। ग्रे लिस्ट ध्यान में रखें, ग्रे लिस्ट बाकायदा कहा जाता है उसको, में ग्रे लिस्ट में यदि किसी कंट्री को डाल दिया गया, दैट आर कंसीडर सेफ हेवन फॉर द सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ग्रे लिस्ट का मतलब है यदि आपने किसी FATA ने किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, का मतलब है वह देश बहुत ही अच्छा माना जाता है टेरर फंडिंग के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो वाजिब बात है जिसको ग्रे लिस्ट में डालेगा फिर लोग सचेत हो जाएंगे, वहां पैसा नहीं, बात को भी जान आगे। और ये क्या एक तरह से वार्निंग दे देगा कि वहां मत इन्वेस्ट कीजिए। एक ब्लैक लिस्ट भी आता है, इंक्लूड नॉन कोऑपरेटिव कंट्री और टेररिस्ट दैट सपोर्ट टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी। यहाँ पर इससे भी खतरनाक क्या होता है
एक ब्लैक लिस्ट होता है। ये क्या है? तो ब्लैक लिस्ट में मतलब है कि आप तो टेरर फंडिंग कर भी रहे हैं और हम लोगों को सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, ना हमें कुछ बता रहे हैं कि हम उसके खिलाफ कुछ करें। यहाँ पर तो मान लेते हैं कि चोरी छिपे किया जा रहा है, पकड़ा गए ग्रे लिस्ट में, क्या आप है ना, आप थोड़ा जांच वांच करवाइएगा, या गलती से कुछ हो रहा होगा, पता लगा कोई विभाग है जो पैसा दे रहा होगा टेरर फंड, आप नहीं दे रहे होंगे, आप दे, ग्रे लिस्ट में बकायदा उसको रखा जाता है। थोड़ा बहुत आप समय से बाहर निकल सकते हैं ग्रे लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट में तो सिंपल है कि टेरर फंडिंग भी कर रहे हैं, और ऊपर से जब आपसे पूछताछ की जाती है या प्रयास किया जाता है कि आप सच बताएं, तो आप कॉपरेट भी नहीं करते हैं, ऐसे को ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। और ऐसे में इसमें कौन कौन देश आते हैं? ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार, ये 3 देश को ब्लैक लिस्ट में रखा है FATF। मतलब एकदम खराब, यहाँ तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, और यहाँ पर डेंजर है, मत दीजिए पैसा। आगे अगला प्रश्न पर आते हैं, तीसरे प्रश्न पर। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जरा देखा जाए। द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, यूएनसी UNCRC, is a legally binding international agreement setting out the civil, political, economic, social and cultural right to every child, प्रत्येक चाइल्ड के। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को मैंने कहा UNCRC प्रत्येक बच्चों के लिए नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करने वाला एक कानूनी रूप से बाध्यकारी, देखिएगा शब्द पर, बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता, पहला पॉइंट। दूसरा, भारत, इंडिया हैज साइंड बट नॉट येट रेटिफाइड द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। मतलब इसमें यह कहा गया है कि भारत ने इसमें साइन जरूर कर दिया है, लेकिन अभी तक भारत ने इसका रेटिफाई नहीं किया है, पुष्टि नहीं की है। तीसरा पॉइंट, प्रेजेंटली इंडिया राइट टू एजुकेशन एक्ट कवर द चिल्ड्रन 6 to 18 ईयर्स एज। वाजिब बात है, भारत ने यदि साइन किया होगा, इसमें घुसा होगा, भारत ने हमारे यहाँ, अपने यहाँ के बच्चों के अधिकारों के लिए भी काम किया, और इसमें शामिल होने के बाद 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या किया? एक तरह से मौलिक अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार, आपको पता होगा। के लिए बाकायदा एक आर्टिकल जोड़ा गया 21A। तो इसमें एक बात ध्यान रखेंगे भैया है, इसमें एक तरह से दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत। पहला बिल्कुल सही है, एकदम इसको जान लीजिएगा कि द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड is a legally binding international agreement setting out the civil, political, economical, social and cultural right for every child। ये बिल्कुल सही है, इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन यह गलत है कि भारत ने पुष्टि नहीं की है, भारत ने पुष्टि भी कर दी है, रेटिफाई कर दिया है। और तीसरा बात, सबसे बड़ी बात, कि 6 से 18 वर्ष नहीं है सर, आपको पता होना चाहिए। जो हम लोगों का ये 21A जोड़ा गया है, उसमें 6 से 14 साल है। और जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन से अमेंडमेंट से हुआ है यह पूरा शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इसको भी आप जान लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा अभी कि क्या ये बात है और क्या नहीं है। ठीक, यहाँ पर एक बात जान लेंगे कि 1992 में इंडिया रेटिफाई नेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड which called for its signatories ensure the maximum extent possible of the survival and the development of the child। वाजिब बात है, इसके बाद साइन करने के बाद जो चिल्ड्रंस का यानी चाइल्ड का जो जितना तक पॉसिबल हो सके बढ़ाया गया, उनके एज को कि और आगे बढ़ा तक करके तो सरकार की ओर से सहायता दी जा सके, और इसलिए 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। ये बात जोड़ा गया, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। लीगली बॉन्डेड तो मैंने कहा। आगे विप्रो भी चर्चा में खूब रहा इन दिनों, विप्रो नॉट विप्रो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और इसी संबंधित यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। देखिए क्या है, पहला,
द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विपो वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएनओ यानी यूएन। क्या ये जो विपो है ये संयुक्त राष्ट्र यूएन की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है? पहला प्रश्न। दूसरा, विपो हैज was established under TRIPS agreement as a global forum for the intellectual property and services। यानी विपो जो है की स्थापना ट्रिप्स समझौते के तहत बौद्धिक संपदा सेवाओं के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में की गई। मतलब विपो के लिए ट्रिप्स समझौता हुआ, सिंपल सी बात। ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो विपो है ये बेसिकली लाया इसलिए गया था कि यदि कोई व्यक्ति कुछ बनाता है तो उसको का बनाने का जो क्रम में उसने अपनी इंटेलेक्चुअलशिप को शो किया है तो बरकरार रखा जाए ना, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। आप इसके बारे में बाकायदा पढ़ेंगे। अगला है पॉइंट है predecessors to the WIPO was the United National Burex for the Protection of the Intellectual Property। मतलब कि विपो का पूर्ववर्ती जो संस्था है वो है बौद्धिक संपदा संरक्षण, ठीक है, के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो था। मतलब जैसे इसको इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेशन सिंपल सी बात है। यहाँ पर मैं ये विपो जब आया तो विपो से पहले एक संगठन आया था, उसी का अगला रूप विपो बना। विपो से जो पूर्वगामी संस्था यानी विपो का जो प्री इमेज था वो किस संस्था में था, ऐसा इसमें लिखा गया है। इसका नाम है द यूनाइटेड नेशनल ब्यूरो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या ये सही है? इसमें एक बात आप ध्यान रखेंगे है, इसमें पहला सही है कि यह यूएन की 15 स्पेशलाइज्ड जो संस्था है उसमें से एक है, बहुत बिल्कुल सही बात है। दूसरा यह भी सही है कि विपो आने से पहले जो इसका एक पूर्वगामी संस्था है वह है द यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरेक्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये दोनों सही है, ट्रिप्स वाला सही नहीं है। यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी 1 और 3। यहां पर आप ध्यान रखेंगे जो ट्रिप्स है जिसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये जो ट्रिप्स है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल प्रॉपर्टी जो राइट्स है, ट्रिप्स बोला जाता है इसको। यह समझौता बेसिकली यह जो है ये गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के तो 1947 में आया था, ध्यान देना। गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ तो 1947 आया था। इसको विश्व व्यापार को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए उसकी गेट आया था। और इसमें कई दौर की वार्ताएं हुई। जो 8वें दौर की वार्ता थी वह उरुग्वे में हुई थी और उस वार्ता में ही एक ट्रिप्स समझौता हुआ था। और उसके बाद 1995 में क्या हुआ, WTO आया। तो ट्रिप्स का संबंध WTO से है, से नहीं है, विपो से नहीं है, तो आप समझ लीजिए, ठीक है। और ये ट्रिप्स समझौता हुआ था, ये गेट के मंच पर हुआ था। 8वें दौर की जो उरुग्वे वार्ता थी उसको भी ध्यान रखें। ये बात बिल्कुल सही है कि विपो का जो प्रीडिशियस या प्रीसीडियस जो ये है यानी पूर्वगामी जो संस्था है वह है द इंटरनेशनल ब्यूरोस फॉर द प्रोटेक्शन फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही है। ये 1893 में ये वाली संस्था ये आई थी टू एडमिनिस्ट्रेट द बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क एंड द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल। मतलब सिंपल सी बात है भैया, यह जो इंटरनेशनल ब्यूरोस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है यह पूर्वगामी है विपो का, यानी विपो से पहले यह संगठन आया और यह 1892 में आया था। दूसरा पॉइंट, और इसके आने के लिए दो चीजों को मिलाया गया तब हुआ ये। बेसिकली इसके लाने का जो मूल मकसद था
एडमिनिस्ट्रेट करना था किस चीज को, बर्न कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक, यानी लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क का जो एक तरह से रचना हुई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं तो धड़ल्ले से है ना उतार उतार करके अर्बन कॉपी किया जा रहा है, तो उसके लिए बकायदा बर्न कन्वेंशन एंड आर्टिस्टिक बताया। एक तो ये, और दूसरा पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्री। इन दोनों चीजों को लागू करने के लिए या उनको प्रशासनिक रूप देने के लिए, चालू करने के लिए जो लाया गया संस्था था काम करने के लिए, वो ये संस्था थी। और यही संस्था बाद में एक तरह से कहा जाए 1970 में 26 अप्रैल को वीपो बन जाता है, यानी इसका नाम बदल करके वीपो कर दिया जाता है, और इसलिए 26 अप्रैल को जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे मनाया जाता है। तो भी आप जान लीजिए। आगे आगे हम लोग आते हैं पांचवें क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी। पहला लाइन है, the large majority of the UNDF fund goes to local civil society organization। संयुक्त राष्ट्र लोकतांत्रिक कोष जो है उसके संबंध में कुछ कथन पर विचार किया। यह जो है संयुक्त राष्ट्र लोकतांत्रिक कोष का जो फंड है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा स्थानीय नागरिक समाज संगठनों को जाता है। दूसरा पॉइंट, इसमें जो पैसा दिया जाता है वो वॉलंटरी होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोई गवर्नमेंट चाहे जो भी सरकार इसमें पैसा देना चाहती है, स्वैच्छिक योगदान के द्वारा यह चलता है, यानी अनिवार्य नहीं है, देना ही है पैसा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तीसरा, UNDEF यानी यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड फॉल अंडर द डायरेक्ट अथॉरिटी ऑफ द UN सेक्रेटरी जनरल, यानी यह सीधा है ना UN महासचिव के अधिकार के अंतर्गत में आता है। चौथा, यहां पर भी देखें, इंडिया इज अमंग द टॉप 10 बिगेस्ट UNDEF डोनर कंट्री, मतलब भारत इसमें दान देने वाला 10 प्रमुख देशों में से एक है। सर ये चारों सही है, बिल्कुल सही, चारों के चारों सही है। पहला बात, ये जो फंड बनाया गया है ये सबसे ज्यादा पैसा नागरिक समाज को देता है, सिविल सोसाइटी को। दूसरा पॉइंट ये भी सही है, इसमें जो भी पैसा जाता है बेसिकली स्वैच्छिक होता है, वॉलंटरी होता है। तीसरा, इसको एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल महासचिव करते हैं। और चौथा, भारत सबसे ज्यादा दान दे 10 दान देनों में से एक व्यक्ति है। एक बात जान लीजिएगा, ये जो संस्था बनी है ये बेसिकली UN सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अन्नान, इनके द्वारा एक आइडियोलॉजी दी गई, एक विचार दिया गया, विचारधारा तो नहीं, आइडिया दिया गया, बनाई था, और ये 2005 में आया एज द यूनाइटेड नेशन जनरल ट्रस्ट फंड टू सपोर्ट द डेमोक्राइजेशन एफर्ट अराउंड द वर्ल्ड। बेसिकली लाया गया था कि लोकतांत्रिकरण को विश्व में बढ़ाया जा सके। ये जो संस्था है फंड करती है, किसको करती है, इंपावर करती है सिविल सोसाइटी को, प्रमोट करती है ह्यूमन राइट्स को, और इनकरेज करती है पार्टिसिपेट ऑल ग्रुप्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस। क्या सभी जो ग्रुप है इनकरेज किया था, सभी तरह के ग्रुप, चाहे वो लेबर क्लास हो चाहे कोई भी क्लास हो, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बने। ठीक है, और इसमें भी जो लार्ज मेजोरिटी जो फंड जाता है वो किसको जाता है, लोकल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जाता है, जो मैंने अभी आपसे कहा। बिल्कुल सही बात है, सब वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। माना जाता है कि भारत जो है 2005 में करीब करीब भारत ने कंट्रीब्यूट किया था 32 मिलियन से ऊपर, और चौथा सबसे बड़ा डोनर बन गया था। भारत आज भी अंडर 10 में आता है, ये बात भी आप ध्यान लीजिए। जो 2010 का रिपोर्ट है उसके अनुसार यूनाइटेड स्टेट, हमें इंडिया, जापान, कतर, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और बाकायदा एक और भी है स्पेन, ये सब सबसे बड़े डोनर हैं। यानी आज के तारीख में भारत अंडर 5 में आता है डोनिंग में, याद रखेंगे। आगे चलिए, केप टाउन कन्वेंशन रिसेंटली जो न्यूज में था वो किससे संबंधित, क्या यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधित है, या मानव के उपयोग के संबंध में नैतिक सिद्धांत है, यानी कि एथिकल एक्सपेरिमेंटेशन, या विमान इंजन और स्पेयर पार्ट्स का वित्तीय पोषण और पट्टा पर देना है, मतलब फाइनेंसिंग एंड लीजिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट इंजन एंड स्पेयर पार्ट, इससे संबंधित है।
या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य से। आप देखेंगे ये जो हाल में जो न्यूज चल रहा है बाकायदा केप टाउन कन्वेंशन, बेसिकली इसका संबंध सी से है, विमान इंजन और स्पेयर पार्ट्स का वित्तीय पोषण और पट्टा पर देना, यानी फाइनेंसिंग एंड लीजिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट इंजन एंड द स्पेयर पार्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है, जरा सुना जाए। हुआ क्या, विश्व में बहुत सारे एयरलाइंस हैं और बहुत सारे एरोप्लेन सॉरी है हवाई जहाज रखने वाली कंपनियां, दोनों अलग भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस को विमान दान लीज पर दे देते हैं। मान लो मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने बहुत सारा हवाई जहाज खरीद रखा है, अब मैंने कई सारे एयरलाइंस को कुछ ना कुछ एयरलाइंस हवाई जहाज दे दिया, लेकिन यदि वो समय पर मुझे रेंट नहीं दे पाएंगे तब क्या किया? तो कई बार क्या होता था कि वहां का जो लोकल कानून है, मान लेते हैं कोई एक बांग्लादेश है, मान लेते हैं भारत ने बांग्लादेश को, भारत की एक कंपनी ने बांग्लादेश एयरलाइंस को मान लेते हैं मान दिया। अब बांग्लादेश उसको जो तय रकम थी वो रेंट सही से दे नहीं पा रहा, कभी दे रहा कभी नहीं, परंतु जब पता लगा दे ही नहीं रहा। इसमें क्या किया जाएगा? सिंपल सी बात है, अधिकार तो ये कहता है जो विमान मैंने दिया उसको वापस करो, मैं उसको जब्त कर सकता हूं। लेकिन हो सकता है बांग्लादेश का कुछ ऐसे कानून हो तो उसके सामान को यदि लाने में रोक सकता है। इस सब चीज के लिए संगठन को लाया गया था 2001 में। बात को आप ध्यान रखें, ये बेसिकली केपटाउन में 2001 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आईसी और निजी कानून एवं एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था UNIDROIT, ध्यान से देख लीजिएगा, इन दोनों संगठनों के द्वारा यह कन्वेंशन को लाया गया ताकि यदि कोई एयर कंपनी किसी विमानन कंपनी को लीज पर अपना एयरक्राफ्ट देती है तो उसको वो दोबारा प्राप्त कर सके। यदि वो नहीं दे पा रहा है, क्या समय पर पैसा, क्या हेलीकॉप्टर हो, क्या कोई बहुत बड़ा मोटर पार्ट्स हो, स्पेयर पार्ट्स हो जो आप ले लिए हैं और पैसा नहीं दिए, उसको वो वापस ले सकता है। ठीक है, इसको बात को समझ लीजिए। इंडिया का न्यूज क्या है वो देखिए। यहाँ पर एक बात और भी, इसको मैं एक बार बोल देता हूँ। द मूव इज एम एट मेकिंग द प्रोसेस इजियर फॉर द एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी टू सीज द प्लेन ऑफ द एयरलाइन दैट मिस रेंट पेमेंट। मैंने जैसा कहा आपसे वही है, यदि आपने मिस रेंट पेमेंट कर दिया, पेमेंट नहीं दिया सही से, तो आपका एयरक्राफ्ट को ले सकता। दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक बात देखिए क्या है, भारत सरकार ने कहा है कि हम इसमें शामिल होंगे। अभी तक भारत सरकार प्रयास कर रही इसमें शामिल, भारत ने तो शामिल नहीं हुआ। माना जाता है कि भारत जो शामिल नहीं हुआ इसके पीछे बहुत बड़ा जो दिक्कत है वह है कि भारत का अपना लोकल लॉ, जैसे कि मैंने कहा ना बांग्लादेश का अपना कोई लोकल लॉ है तो उसको रोक सकता है, तो भारत का जो अपना एक लोकल लॉ है जो मेनली है इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड 2016 में, जो इंसॉल्वेंसी यानी दिवालियापन और बैंक करप्सी जो कोड है ये आया है 2016, ये रोकता है। यदि ये पास हो जाता है मान लेते हैं तो फिर ये वाला कानून नहीं चलेगा। ठीक है, उन सब एयरलाइंस पर खासकर, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, एक प्रकार से यदि आप इस संगठन में शामिल है तो आपको गारंटी मिल जाता है आपका जो भी पैसा विमान लगा है या जो भी स्पेयर पार्ट्स आप दिए हैं और अगले ने पैसा नहीं दिया तो वापस आप करा सकते। आगे, भारत अभी तक इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं, ध्यान रखें। कोविड रिस्ट्रिक्शन नोन एज टाइटल 42 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कोविड के समय जो शीर्षक 42 है टाइटल 2042 21 देश के द्वारा पेश किया गया। असल में हुआ क्या ना कि पहले बता देता हूं कि कौन से हैं। इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन, यानी अमेरिका का उत्तर हो। हुआ क्या कि 2020 में सबसे पहले अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी उसने इसी चीज को लाया था टाइटल 42, और इसके अंतर्गत क्या हुआ, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर व्यक्तियों की संख्या कम हुई, खासकर मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर जो आवाजाही थी इसके कारण से रोक दिया गया। तो इसके अगेंस्ट केस हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट कि आपने गैर कानूनी तरीके से इसको लाया और क्या कहता है बहुत सारे लोगों पर अत्याचार किया। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। टाइटल 42 जो है बिल्कुल सही था। उस समय जो किया गया, मैक्सिको बॉर्डर पर मैक्सिको के लोगों को आने से रोका गया, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर जनता के भीड़ को रोका गया, तो बिल्कुल सही काम था। ये केस से इनको बरी कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट, यही सब इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। अगला पर आते हैं। अगला है अरब लीग के संबंध में कुछ क्वेश्चन देखा जाए। अरब लीग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अरब लीग। The member state of the Arab League have pledged to cooperate in economic and military affairs. मतलब अरब लीग के सदस्य देश ने आर्थिक और सैन्य मामलों पर सहयोग करने का वचन दिया है। मतलब ये आर्थिक, अभी आर्थिक और सैनिक दोनों मामलों पर ये लोग अब क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, लीग बहुमत के आधार पर निर्णय लेती है, लेकिन सदस्यों को संकल्प का पालन करने के बाध्य करने की व्यवस्था नहीं है। मतलब सिंपल बात है, लीग का जो डिसीजन होता है मेजोरिटी बेस होता है, बट देयर इज नो मैकेनिज्म टू कंपेल द मेंबर टू कंप्लाई द रिजोल्यूशन, है ना। आप किसी रिजोल्यूशन को एकदम बाध्यकारी तरीके से लागू हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन मेजोरिटी वाली। दूसरा लाइन। तीसरा, फारस की खाड़ी के सभी देश अरब लीग का हिस्सा है ना। पर्शियन गल्फ के सारे कंट्री अरब लीग का हिस्सा है। याद रखेंगे, इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि फारस की खाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट देश ईरान इसका मेंबर नहीं है। क्या ध्यान रखेंगे, बाकी दोनों जो है बिल्कुल सही है कि आर्थिक और सैनिक दोनों होगा। और दूसरा बात, ये बात भी बिल्कुल सही है, अरब लीग में जितने भी क्या कहता है मेंबर हैं, बाकायदा वे मेजोरिटी पर डिसीजन लेते हैं, लेकिन बाध्यकारी नहीं हो पाता। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो बाध्य करे उन्हें आप सही तरीके से सबको पालन करें। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जो मैंने पहला कहा, कोई बाध्यकारी नहीं है। याद रखेंगे 1945 में बाकायदा जो है अरब लीग आया था। उस समय सिर्फ और सिर्फ 6 देश थे। इजिप्ट, ध्यान रखेंगे, छोटा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, अब आपको दिख, उस समय सिर्फ 6 देश थे शुरुआत में। इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब एंड सीरिया। करंटली यदि कोई आपसे पूछे कि अरब लीग में कितने देश हैं, 22 मेंबर। खाड़ी के सभी देश अरब लीग के मेंबर नहीं है, ईरान इसका मेंबर नहीं है, जैसा मैंने आपसे कहा। इसको भी अब आपको ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, जरा देखते हैं। 9वां प्रश्न, G5 आए दिन चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे संबंधित कुछ विचार है, कुछ है, जरा देखिए क्या है। The group of five, या G5, encompasses 5 nations which have joined together for an active role in the rapid evolving international order. मतलब ग्रुप 5 जो है, 5 देश शामिल हैं जो तेजी से विकसित हो रही अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सक्रिय भूमिका के लिए एक साथ शामिल हुए हैं। दूसरा पॉइंट, G5 nation work to promote dialogue and understanding between डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री। क्या G5 में सीधी बात है डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के लिए संवाद की बात है, या संवाद है? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जी भारत में, G5 में भारत नहीं है। याद रखें, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है। भारत जो है वो G5 का हिस्सा है, और यह बेसिकली कहा जाए उत्तर और दक्षिण के बीच बातचीत के लिए भी है। जरा गौर कीजिए, G5 में कौन देश शामिल है जो तेजी से विकसित हो रही अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सक्रिय भूमिका के लिए एक साथ शामिल हुए हैं। व्यक्तिगत रूप से समूह में 5 देशों में विकासशील देश और विकसित देश दोनों के बीच संवाद को समझ करके बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। G5 वैश्विक चुनौतियों का साझा समाधान खोजने का प्रयास भी करते हैं। G5 में बेसिकली सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था समझा जाता है। मतलब G5 को विश्व की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था समझा जाता है। G5 में कौन कौन है? ब्राजील, चीन, भारत, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका। यह क्या करते हैं? यह बेसिकली उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकसित देशों के साथ भी बात करती हैं, और G5 इसके लिए बना हुआ है। आगे देखिए, अगला प्रश्न पर, इनिशिएटिव ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ICET,
that aim at co-producing jet engine, long range artillery and infantry vehicles. मतलब जो इनिशिएटिव है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का एम है क्या, साथ मिलकर के जेट इंजन बनाना, लॉन्ग रेंज आर्टरी बनाना और इन्फेंट्री व्हीकल बनाना। यानी ये किसके साथ भारत ने किया है, याद रखेंगे, ये किया है अमेरिका के साथ। इसराइल भी ऑप्शन में सारा है, लेकिन ये भारत ने किसके साथ किया है, अमेरिका के साथ किया है। यह समझौता याद रखेंगे ICET, यह अमेरिका के साथ किया गया है। यहाँ पर मुख्य बात क्या है जरा देख लीजिए, मई 2002 की बात थी, ठीक है। बिडेन साहब और मोदी जी थे, उन्होंने आपस में बात करके इस पर सहमति जताई और 31 जनवरी 2023 को इसको इनॉग्रेट किया गया ICET। कहां पर किया गया, मीटिंग टुक प्लेस इन वाशिंगटन DC, याद रखेंगे। इसमें दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शामिल थे। ये क्या करेगा, टेक्नोलॉजी जो वाला है ये बेसिकली कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, enhanced cooperation in developing field of technology. These area encompasses artificial intelligence यानी AI, quantum computing, semiconductor, वायरलेस टेलीकॉम, जेट इंजन, ये सब सभी हैं। याद रखेंगे ये बाकायदा किसके साथ में है, US के साथ में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एशिया समिट। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में ये जो चीजें हैं इनमें से 3 लाइनें हैं, बताइए क्या सही है और क्या नहीं। आसियान के सभी सदस्य पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य नहीं है, यानी टोटल आसियान में 10 कंट्री है, आपको पता होगा। आसियान जो स्टेब्लिश हुआ था 1967 में आसियान। क्या आसियान के सभी सदस्य ईस्ट एशिया सम्मेलन यानी ईस्ट एशिया समिट के सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है, पहला। दूसरा, भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का सदस्य तब। तीसरा, इसकी स्थापना के बाद से भारत ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, क्या ध्यान रखेंगे ये बिल्कुल गलत है। आसियान के सारे देश 10 के 10 देश मेंबर है। दूसरा पॉइंट, भारत मेंबर है। और तीसरा पॉइंट, सही बात है, जब से ईस्ट एशिया सम्मेलन शुरू हुआ है भारत ने अभी तक अध्यक्षता नहीं की है। यहाँ पर कुछ बातों को आप जान लीजिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आसियान जो है, आसियान तो स्टेब्लिश हुआ था 1967 में, लेकिन ईस्ट एशिया जो समिट है वो 2005 में स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे इसमें। और ये बेसिकली साउथ एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको आप आसियान कहते हैं, उसी का एक इनिशिएटिव था, उसी के द्वारा स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और माना जाता है कि ये जो ईस्ट एशिया सम्मेलन है इसका जो दिमाग की उपज है वो मातिर मोहम्मद की है। मातिर मोहम्मद जो मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, उनकी ही दिमाग की उपज थी कि वो चाहते थे कि एक ऐसा सम्मेलन बने, ऐसा गुट बने आसियान से अलग। फर्स्ट जो सम्मेलन हुआ था, ध्यान रखेंगे, स्टेब्लिश तो हुआ था 2005 में। और पहला बात यह है, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कोलालमपुर में हुआ था, मलेशिया में, 2005 में। वैसे मातिर मोहम्मद ने जो ये सब बातें कही थी कि ऐसा स्टेब्लिश हो, वो 1991 में कहा। इसमें 18 देश हैं, 10 आसियान कंट्री जितने भी हैं। आसियान में आपको पता है ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, 10 हुए। बाकी जो बच गए 8, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया और यूनाइटेड स्टेट, यहां पर आप ध्यान में रखें। जो 6 अब ईस्ट एशिया जो समिट है इसका जो कॉपरेशन है उसके लिए 6 प्रियोरिटी वाले एरिया निर्धारित किए गए हैं। वो क्या क्या जरा देख लीजिए। एक है इन्वायरमेंट एंड एनर्जी, दूसरा है एडुकेशन, तीसरा है फाइनेंस, चौथा है ग्लोबल हेल्थ इशू एंड पैंडेमिक डिजीजेस, पांचवा है नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट और छठा है आसियान कनेक्टिविटी। इंडिया अभी तक इसको एक बार भी होस्ट नहीं किया। एक बात यहाँ पर आप जरूर ध्यान रखें, यहाँ पर आपको समझ आएगा, यह है कि जब भी आसियान सम्मेलन जहां पर भी होता है वहीं पर ईस्ट एशिया सम्मेलन, ठीक है। और आसियान याद रखेंगे
आसियान जब आसियान प्लस कहता है, मान लो कि आपसे न्यूज में आ रहा है कि आसियान प्लस वन का डायलॉग चल रहा है, आसियान प्लस वन का मतलब होता है आसियान और इंडिया, ठीक है, तो भी आप समझेंगे। लेकिन जब आसियान प्लस थ्री कहा जाता है, इसका मतलब होता है आसियान जब चाइना, साउथ कोरिया और जापान के साथ बात करता है, ये आसियान प्लस थर्ड। लेकिन याद रखेंगे ईस्ट एशिया जो है समिट जो है पूर्वी एशिया शिखर कि आसियान से अलग है, लेकिन आसियान की पर ही ये बना है। फिर मिलते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ से एक नंबर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, अगली क्लास में हम लोग मई का 2023 में जो इश्यूज उठे थे उससे रिलेटेड आईआर के, उससे रिलेटेड हम लोगों ने अभी देखा। अब हम लोग इसके बाद जून का देखेंगे, अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। इसी ढंग से सारे सेक्शन करीब करीब 10 सेक्शन है, हम लोगों ने डिवाइड कर रखे, सारे सेक्शंस के आपको वीडियो अलग अलग करके फिर मिलते हैं वीडियो के साथ। नमस्कार।